बंद का भी बता देना, है ना। हाँ देखो, भाषा और पाठ्यक्रम में भाषा के रूप के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने भाषा के बिंब के बारे में पढ़ाया था। भाषा के बिंब थोड़ा सा आज और फिर बता देती हूँ। मैंने बताया था कि जो भाषा के बिंब हैं वो एक तरह से मानसिक रूप में मन के जो मस्तिष्क है उसमें किस तरह से बालक के मस्तिष्क में किसी भी दृश्य को देखकर, वातावरण को देखकर किस प्रकार की आकृति बनती है, तो उस आकृति के अनुसार फिर वह उससे संबंधित क्या क्रिया है, क्या कैसे शब्द वह उनसे संबंधित सुन रहा है, उसके प्रति फिर उसके से सुनने के द्वारा किस तरह के शब्द उसके प्रति वो ग्रहण करता है। फिर जैसे अगला मैंने बताया था विचार बिंब, 4 तरह के मैंने बिंब बताए थे, 4 प्रकार इसके मैंने बताए थे। तो उनमें किस तरह से फिर वह विचार के द्वारा, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा उन दृश्यों की अनुपस्थिति में या उस वस्तु या पदार्थ की अनुपस्थिति में भी वह किस तरह से उसके प्रति सोच लेता है। विचार में मस्तिष्क में उसकी आकृति उभर आती है और उसका नाम जो उसने सुनकर सीखा है वह भी उसके मस्तिष्क में आ जाता है। तो ये विचार वाली मानसिक प्रक्रिया जो है वह विचार बिंब में आ जाती है। इसी तरह से चौथा बिंब मैंने बताया था भाव बिंब। 4 बिंब बताए थे। पहला था दृश्य बिंब, दूसरा था श्रुति बिंब, तीसरा विचार बिंब, और चौथा मैंने बताया था भाव बिंब। इन तरह 4 प्रकार के बिंबों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आसपास के वातावरण से देखकर उसके मस्तिष्क में किस प्रकार दृश्य को देखकर कैसा बिंब उभरता है, कैसा विचार उसके मस्तिष्क में आ रहा है, किस तरह की वस्तु को देखकर फिर देखने के बाद वह सुनकर उसे पहचानना सीखता है। फिर उन दोनों वस्तुओं के सुनने की आवाज़ और या वस्तु की अनुपस्थिति में भी वह उसे विचारों में या मस्तिष्क में विचार कर लेता है, या उसकी अनुपस्थिति में भी उसके बारे में वह सोच लेता है कि अमुक वस्तु ऐसी होती है जिसे ये कहा जा सकता है। अब जब भाव बिंब की बात आती है तो ये भी विचार रूपी मानसिक प्रक्रिया ही होती है, लेकिन इसमें एक तरह से हृदय का सहयोग रहता है। किस तरह से, जैसे जो भाव हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हृदय से जुड़े होते हैं, और इन हृदय से जुड़े भावों के आधार पर जो मन के सारे भाव हैं उनमें अच्छे बुरे सारे गुण आ जाते हैं। तो इन अच्छे बुरे गुणों के आधार पर जिस वस्तु या पदार्थ को उसने देखा है, जिस वस्तु या पदार्थ को उसने देखा है, उस वस्तु या पदार्थ के प्रति जो भी अच्छाई है, जो अच्छाई है या कोई भी बुरा भाव है या गुण है, अवगुण है, इन सारे भावों को वह सीख लेता है। तो इस तरह से जब जिस वस्तु को, जैसे मैंने एक उदाहरण गाय बताया था, तो जैसे वह गाय के चित्र को देखता है या गाय को देखता है, उसके बाद उसके लिए वह घर वालों से या किसी से उसके बारे में गाय नाम वह शब्द सुनता है, तो उस नाम को वह सीख जाता है। फिर गाय की अनुपस्थिति में विचारों में, मस्तिष्क में वह गाय शब्द भी और उसकी आकृति को भी विचार कर लेता है, सोच लेता है कि इस तरह की गाय होती है। इसी तरह से उसमें फिर किस तरह के उसके अच्छे बुरे जो भाव हैं, क्या उसके गुण हैं, उनको वह अपने हृदय से, भावों से जोड़कर उनके गुणों को भी, उसके जो गुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको भी वह पहचान लेता है। तो ये तो हो गए भाषा के बिंब, जो कि भाषा को सीखने में मदद करते हैं, भाषा के सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैसे जो मैं आज और पढ़ा रही हूँ भाषा के रूप, तो भाषा के रूप में हम ये पढ़ेंगे कि एक तरह से जो भाषा है भाषा है उसके मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। अब इन 2 रूपों में हम कौन से रूप की बात कर रहे हैं? एक तरह से जैसे भाषा के
भाषा को एक तो हम बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, आपस में विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी भाषा है। आपस में हम कहकर विचार व्यक्त करके अपने भावों को, उद्गारों को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरे के भाव, उद्गार हैं, विचार हैं, उन्हें हम समझ रहे हैं, तो ये तो हम व्यक्त करके समझ रहे हैं। तो ये तो कौन से रूप में आ जाएगा? भाषा के मौखिक रूप में। ये भाषा के मौखिक रूप में होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें कि जैसे किसी ने पुस्तक से विचारों को लिया है, कहीं लिखा हुआ देखा है, उससे उसने सीखा है, तो उस रूप को हम, भाषा के उस रूप को क्या कह देंगे? लिखित रूप। देखो, इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप में भी भाषा का प्रयोग होता है, लिखित रूप में भी भाषा का प्रयोग होता है। इन रूपों के अलावा, हालांकि मौखिक रूप है और लिखित रूप है, इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भाषा का मौखिक रूप होता है, उसका क्या उद्देश्य है कि मौखिक भाषा को भी सिखाया जाना चाहिए, उसमें अभिव्यक्ति का जो स्तर है बालकों का वह भी सशक्त होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका महत्व है, किसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, तो विस्तृत रूप से इसे भी मैं बताऊंगी। इसी तरह से लिखित रूप में भाषा क्या होती है, लिखित रूप में भाषा के क्या उद्देश्य हैं, भाषा सिखाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या उसका महत्व हो सकता है, तो इसको भी हम विस्तृत रूप से लिखेंगे। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं भाषा के रूप की, तो भाषा के रूप की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इन दोनों रूपों के अलावा भी भाषा के और भी कई रूप होते हैं। तो और भी जो भाषा के कई रूप हैं, उन रूपों के बारे में हम और पढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारी हिंदी ही है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, या जैसे कई प्रदेश हैं जहां मूल रूप में हिंदी ही भाषा बोली जाती है, तो हिंदी क्या हो गई? मातृभाषा भी हो गई। यानी एक रूप तो क्या हो गया उसका? राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी की बात कर रहे हैं हम, है ना, एक रूप उसका राष्ट्रभाषा हो गया। पहले मैं समझा रही हूँ कि ये रूप क्या है, फिर एक एक करके सारे रूपों को पढ़ाएंगे। तो ये देखो, जैसे ये राष्ट्रभाषा हो गया, या कहीं किसी जगह उसको मातृभाषा के रूप में भी माना जाएगा, ये मातृभाषा भी हो गई। या जैसे भारत में सारे राज्य कार्य जो किए जाते हैं, सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो किस में होते हैं? हिंदी भाषा में होते हैं। तो इसलिए इसे राजभाषा का नाम भी हम देते हैं। तो इस तरह से देखो, ये राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा है, ये मातृभाषा है, तो ये भी क्या हैं? ये भी भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो ये भी भाषा के रूप हैं। तो इस तरह से हम जब भाषा के रूप पढ़ेंगे तो उनमें ये भी अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त भी ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं की यह भाषा किसी न किसी प्रकार में मूल रूप में भी विद्यमान है, तो हम उसे मूल भाषा भी कह देंगे। ठीक है, इसी तरह से कहीं प्रांत है, कहीं प्रांत में मानो कोई भाषा चल रही है, तो वहाँ कोई अलग भाषा है, उसे हम प्रांतीय नाम देंगे। इस तरह से कई कई रूप भाषाओं के होते हैं। तो इसीलिए हम भाषा के रूप को एक अलग से इसका अध्ययन करते हैं। कि पहले हम बता देंगे कि भाषा के मुख्य रूप से ये दो रूप होते हैं, जिन्हें मौखिक रूप या लिखित रूप में विभाजित करते हैं, और फिर इनको थोड़ा सा डिफाइन करके बता देंगे। फिर इसके बाद भाषा के इनके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें भाषा के रूप में इनके अतिरिक्त इन भाषा रूपों के बारे में पूछा गया, इसलिए इनको और अच्छे से लिखकर बताएंगे कि भाषा के ये निम्न कई रूप होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लिखेंगे मूल भाषा। ये सब मिटा देती हूँ, मूल भाषा से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला है मूल भाषा। अब जैसे मूल भाषा की हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार मानव की सबसे पहले जो सृष्टि हुई है, हम ऐसा मानते आए हैं कि मानव की सृष्टि जो
आदिकाल से, प्रारंभिक काल से हुई है। तो ये मानते हैं कि एक आदि पुरुष हुए हैं मनु, उनसे ही मानव की सृष्टि हुई है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भाषा की बात करते हैं तो आज विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन भाषाओं का कोई भी ना कोई मूल रूप अवश्य रहा होगा, क्योंकि मूल रूप से ही भाषाओं का विकास होता है। तो इस तरह से जो भाषा मूल रूप में रहती है उसे मूल भाषा कहते हैं। जैसे पहले के जो प्राचीन काल की जो भाषाएं, आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ था वो भारोपीय भाषाओं से हुआ था। भारोपीय भाषा रही थी, उन भाषाओं का से जैसे मूल भाषाओं का विकास माना जाता है। मूल भारोपीय भाषाएं जैसे इनमें कई भाषाओं को सम्मिलित किया गया, हिंदी, ईरानी, इसके अलावा भी और भाषाएं रही हैं, हिंदी, ईरानी भाषाएं, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इस तरह से कई भाषाएं हैं जो मूल रूप में रही हैं। और भी हैं अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्यन भाषाएं। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं जिन्हें आर्य भाषाओं में माना गया है और भारोपीय भाषा भी कहा गया है। जैसे भारोपीय शब्द को भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो भारत और यूरोपीय शब्द से मिलकर बना है, यानी भारत में भी प्रचलित रही होंगी, यूरोप में भी जो प्रचलित रही होंगी, उन दोनों तरह की भाषाओं को मिलाकर भारोपीय शब्द बना है और उसी को भारोपीय भाषा कहा गया है। भारत और यूरोप, तो इस तरह से भारत और यूरोप से मिली हुई भाषाओं को भारोपीय भाषा कहा जाने लगा। इसी तरह से मूल भारोपीय भाषाओं में हमारी आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं का विकास हुआ और भाषाओं की आदि भाषा ही मूल भाषा कहलाती है। इस तरह से इन आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इस तरह से हम मूल भाषा में लिख सकते हैं कि जो भाषाओं की आदि भाषा है उसे मूल भाषा कहा जाता है। भाषाओं की आदि भाषा को, आदि से अर्थ है प्रारंभ की, पहले की, प्रारंभ की या पहले की भाषा। भाषाओं की आदि भाषा को मूल भाषा कहा जाता है। इसी तरह से जब आगे और हम याद करते हैं, दूसरे नंबर में जब भाषा का रूप पढ़ेंगे तो ये तो हो गई मूल भाषा। फिर मूल भाषा से भाषाओं का विकास हुआ है। दूसरा भाषा कहेंगे, जिसके बारे में विस्तृत से हम रूप से पढ़ ही चुके हैं कि भाषा क्या है। एक तरह से विचार विनिमय का माध्यम है साधारण रूप से। बाकी मैंने बहुत विस्तृत रूप से इसकी परिभाषाएं आपको लिखवाई हैं, किस तरह से मन के भाव, उद्गार, मन के भाव, उद्गार व विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं।
या कहा जाता है। अब इसमें जैसे उदाहरण बताएंगे तो कई सारी भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, और भी कई सारी भाषाएं हैं जो विश्व में अलग अलग स्थानों पर बोली जाती हैं किसी विशेष जन समूह द्वारा। जो विशाल जन समूह है, तो किसी भी विशाल जन समूह द्वारा जो भी भाषा बोली जाती है, और उस भाषा में जैसे किसी न किसी प्रकार के साहित्य का भी विकास होता है। तो इस तरह से साहित्य का विकास होना, विशाल जन समूह के द्वारा बोले जाने पर भाषा विशाल जन समूह के द्वारा बोले जाने के कारण और साहित्य की रचना होने के कारण कोई भी जो किसी क्षेत्र में मानो कम क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली भी कहा जाता है, उसे भी आगे बताऊंगी मैं। तो वो धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। इस तरह से कई रूपों में भाषा पाई जाती है। बहुत सारे क्षेत्रों में कई कई तरह की भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो दूसरे रूप में हम लिखेंगे भाषा, फिर इसके बाद लिखेंगे विभाषा। विभाषा भी भाषा का एक अलग रूप होता है। जैसे अभी हमने नाम लिखा है भाषा, तो ज़रूर यही बात है कि जैसे विभाषा है तो उस भाषा से कहीं अलग ही रही होगी। जैसे भाषा के कोई भेद या प्रभेद होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, विभाषा कहलाते हैं। उसमें संरचना और शब्दावली जो होती है, संरचना और शब्दावली की कहीं समानता होती है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर कुछ बोलियों की दृष्टि से उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता हो जाती है। तो ऐसी भाषाएं विभाषा में कहलाती हैं। या कह सकते हैं कि जैसे कई बोलियों के समूह भी हो सकते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा के लिए पढ़ते हैं तो उसमें भी कई भाषाएं हो जाती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इस तरह की और भी कई भाषाएं हैं। तो इस तरह से जब भेद और प्रभेद में वो बट जाती है, कई बोलियों के समूह होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, विभाषा कहेंगे। तो ये लिख सकते हैं हम कि भेद और प्रभेदों को, भेद और प्रभेदों को या यहाँ लिख देंगे भाषा के भेद और प्रभेदों को, भेद और प्रभेदों को विभाषा कहते हैं। जिसमें कई भी रूप और भी हो सकते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या ब्रज, बांग्रू, कई सारी भाषाएं हैं जिनके अलग अलग बोलियों के क्षेत्र के आधार पर कई समूह होते हैं। तो ऐसे जो भेद प्रभेद हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, विभाषा में। अब ऐसे ही भाषा का अगला रूप हम पढ़ेंगे प्रांतीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा या प्रांतीय भाषा। जैसे प्रादेशिक और प्रांतीय भाषा है तो नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, प्रादेशिक अर्थात प्रदेश में अर्थात प्रांत में, यानी जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रांतों में जो जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वहाँ के जन समूह द्वारा किस प्रकार की भाषा प्रयोग में ली जाती है, वही भाषा क्या कहलाएगी, प्रांतीय या प्रादेशिक भाषा। तो हम बता देंगे कि प्रदेश या प्रांत में वहाँ के जन समूह के द्वारा